बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। दो प्रिपरेशन बेंजीन का आप ऑलरेडी यू हैव डन एक्चुअली। द फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, राइट? कैसे? Remember the aromatization reaction. That particular reaction, C6H14, that is hexane group, when heated strongly, C6H14 को हमने हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये रिएक्शन दोबारा कर रहे हैं आप, it directly converts into benzene. And second one is, this is the aromatization. And second one is अभी अभी आपने करा है, from ethyne bicyclic polymerization. Three molecules heat किया जाएगा, it converts into benzene. That two reaction you have already done in the previous topic. The third one is जो न्यू है आपके लिए, और एक ही रिएक्शन बचा हुआ है बेंजीन का, फ्रॉम फिनॉल बाय रिडक्शन। What have to do? फिनॉल ग्रुप है, उसको जिंक पाउडर के साथ हीट करो। जिंक एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हियर, तो बड़ी आसानी से ऑक्सीजन को यहां से हटा देगा and benzene will form. These are the three different reactions through which you can prepare the benzene. Now, अगर इसमें कोई इन तीनों में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि दो रिएक्शंस तो you have already done, थर्ड रिएक्शन आपके लिए है। Any doubt, any problem? Okay? Any doubt? कंफर्म करो बेटा जल्दी, इतना टाइम के बाद आपको समझ में आता है। मैं बोल रहा होता हूँ एनी डाउट, सबके सब साइलेंट मोड पे होते हो। एक्नॉलेज मी कि आगे प्रोसीड भी करना होता है। ऐसा लग रहा होता है क्लास में आप नींद से सो रहे होते हैं। फ्रॉम फिनॉल, थर्ड रिएक्शन बाय रिडक्शन, इसमें हम रिडक्शन कर रहे हैं फिनॉल का, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को रिमूव करना है, यू नीड वन रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच कैन इजीली रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो यहाँ पर जिंक पाउडर लिया। जिंक पाउडर, जिंक इज अ वेरी रिएक्टिव एंड वेरी रेडली, इट हैज वेरी रेडली एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, तो आसानी से वो ऑक्सीजन के साथ ट्रैप कर लेता है और ऑक्सीजन को यहाँ से हटा करके उसको बेंजीन रहने देता है। This is how this reaction is proceeds, right? Clear हुआ? Yes. Now, इसका screenshot लो, इसका confirm me. जल्दी, quick. So done. Okay. Now, moving forward, properties of the benzene. First, we are going to discuss about the structure of the benzene. But if you think about the physical property, benzene, like alkane, it is a non-polar molecule, and non-polar है तो solubility इसकी जीरो होगी वाटर में। ये सब तो है। बेंजीन तो इकलौता है कंपाउंड है, ये कोई ग्रुप नहीं है,
इसलिए इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं होगी। बेंजीन इटसेल्फ इंडिविजुअल कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पर हम सीधा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन? इफ यू थिंक अबाउट स्ट्रक्चर, देयर आर 6 कार्बन attached with first single bond and then okay, 6 carbon attached with first single bond and unhybridized orbital, that is p orbital, जो हर कार्बन के पास एक लेफ्ट होता है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। एवरी कार्बन के पास p ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डंबल, उसकी डंबल को हम बना रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से समझो, बेंजीन है sp2 hybridization. sp2 hybridization means what? 1s और p के 2 ऑर्बिटल यूटिलाइज हुआ है, 1 ऑर्बिटल इज लेफ्ट। तो वही एक ऑर्बिटल जो अभी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, वही बचा हुआ है। यहाँ सब में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, फिर यहाँ पर बने दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड बनेगा। बट दिस पाई बॉन्ड इज सो वीक कि बड़ी आसानी से अगर हम शेकिंग भी करते हैं, इवन टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते हैं तो टूट जाता है। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिपल्सन टेक्स प्लेस, रिपल्सन होगा। यहाँ पर ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, रिपल्सन हुआ, यहाँ पर ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, रिपल्सन हुआ, रिपल्सन होगा। तो इस चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके करीब आ जाएगा, तो फिर बॉन्ड उन दोनों के बीच में फॉर्म कर जाएगा। मतलब अल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है, राइट। इसी वजह से बेंजीन में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस जो आपने पढ़ा है, लाइक अभी जो हमने बनाया है कुछ इस तरीके का, इसका मैं एनालॉगस स्ट्रक्चर बना रहा हूं बॉन्ड फॉर्म में। अभी जो आपने ये बनाया हुआ है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, राइट, दिस इज। और हमने डबल बॉन्ड बनाया है यहाँ पर, लाइक दैट, इसका एनालॉगस है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके पाई बॉन्ड इसके करीब आया तो डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करेगा, तो अल्टरनेटिवली फॉर्म कर जाएगा। यहाँ पर और यहाँ पर, लाइक दैट, इस तरीके से। और ये इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर लगातार चल रहा होता है। दिस इज हाउ, दिस इज द एक्चुअल रीजन बेंजीन एग्जिस्ट इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा होगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें। केमिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर पहला हम केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड का मीनिंग है कंपाउंड व्हिच हैज स्पेसिफिक स्मेल, जिसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्मेल हो, तो उसको कहेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। तो क्वेश्चन इज, आर ऑल कंपाउंड व्हिच हैज अ स्पेसिफिक स्मेल आर एरोमेटिक? क्या सबके सब एरोमेटिक होंगे? तो आंसर इज नो। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें स्पेसिफिक स्मेल है और वो एरोमेटिक नहीं होता। बट ऑल एरोमेटिक हैज स्मेल, हर एरोमेटिक के पास स्मेल जरूर होगा, लेकिन सारे स्मेल वाले कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक बिग क्वेश्चन आ गया, तो इसके लिए हमें स्केल स्टडी करना पड़ेगा, हैव टू स्टडी द स्केल कि हम एरोमेटिक कैसे जज करेंगे। तो उसके लिए हकल्स
रूल पढ़ना पड़ेगा, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। Huckles was the scientist which explained and made the a scale that will be the rule. Any compound which follow that particular scale will be the aromatic. तो उस स्केल को समझना है और वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड स्केल है। स्केल क्या है? फर्स्ट वन इज कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, राइट? Planar matlab like that sp2 hybridization. So this is the triangular planar that should be in one plane. Entire carbon should be in one plane. So planar hona chahiye. Second one is what should be there? Compound should have delocalized pi bond. Delocalized pi bond means that pi bond should be involved in the resonance. मतलब एक जगह इस फिक्स नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा. This is the second rule. And third one is compound should have 4n plus 2 pi electron, where n should be 1, 2, 3, not fraction. फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए. 4n plus 2 pi electron. What is the meaning of the third point? थर्ड पॉइंट का क्या मतलब है, इसको समझो. If you take the example of the benzene, तो यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के पास pi इलेक्ट्रॉन कितना है? I am talking about pi electron that is involved in the pi bond. pi bond 3 है और 1 pi bond को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो 4n plus 2 is equal to 6 pi electron. 3 2 जा 6, 3 पाई बॉन्ड है. तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप निकालते हैं that will be 1. तो this benzene satisfy the third rule also. Second rule delocalized है and first rule planar है. तो इस वजह से इन तीनों रूल को जो भी फॉलो करेगा तो that will be the aromatic compound. Apart from the benzene, कौन-कौन से ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. एग्जांपल, that will be the question. Identify the following. Identify the compound aromatic or non-aromatic. एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? कौन-कौन से कंपाउंड है? लाइक दैट मैं यहाँ पर डालता जा रहा हूँ. फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड वन इज this is, third one is this is. तो ये तीनों कंपाउंड है, इसके बारे में हम चेक करते हैं कि ये एरोमेटिक है या नहीं. यहाँ पर देखो ध्यान से, इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं पहले. इट हैज 2 पाई बॉन्ड. तो 4n plus 2 में इसका वैल्यू आ जाएगा फ्रैक्शन में, अगर 4n plus 2 वाला फॉर्मूला लगाओ. पहला. दूसरा, फर्स्ट रूल लगाते हैं, कंपाउंड शुड बी प्लेनर बट इट हैज 2 कार्बन व्हिच इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो sp3 है तो प्लेनर नहीं है, तो दोनों तरीके से डिस्क्वालीफाई हो गया. तो दिस इज नॉन एरोमेटिक. इसके बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसमें n की वैल्यू आ सकती है. तो इस और ये सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, डीलोकलाइज्ड है, ये बड़े आराम से फंक्शन में आ सकते हैं. राइट. नेक्स्ट वन, इसके बताइए एरोमेटिक होगा. इसके बारे में बात करते हैं. तो इसमें 4n plus 2 के वैल्यू से तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये यहाँ पर डीलोकलाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डीलोकलाइज है. दैट विल बी द एरोमेटिक. ये भी हो सकता है एरोमेटिक. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. राइट. स्क्रीनशॉट लो इसी का और डाउट पूछिए अगर इसमें कोई डाउट है. एनीवन? स्क्रीनशॉट लेके कंफर्म करो क्विक. सर इसका स्ट्रक्चर रिपीट कर दो एक बार. हाँ, स्ट्रक्चर रिपीट कर देता हूँ. स्ट्रक्चर में क्या है देखो ध्यान से.
6 कार्बन है, 6 कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड बनाया, राइट। क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ अभी तक, अभी सिंगल बॉन्ड बनाया, ये मान के चलो। तो हर ये जो डबल शेप हमने बनाया है वो हर कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही तो अनपेयर्ड नहीं रहेगा, तो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये दोनों पाई बॉन्ड बनाया, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाया, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाया। तो दिस इज हाउ बेंजीन में स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरीके का। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ध्यान से देखो कि इसके पाई बॉन्ड इतना वीक होते हैं कि आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। जब ब्रेक होगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, यहाँ पर भी ब्रेक हुआ, रिपल्सन हुआ, तो इस रिपल्सन की वजह से ये दोनों नजदीक आ जाएंगे, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर जाएगा। इस तरीके से इसका पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ रेजोनेंस टेक्स प्लेस। एक्चुअल में रेजोनेंस का मतलब यही है, यही होता है रेजोनेंस, राइट। ये आपका एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। एनीथिंग एल्स, और कुछ है तो पूछो। और सर आपने रूल का थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ? रूल के थर्ड पॉइंट, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कंपाउंड का हम चेक कर रहे हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं, तो अगर वो एरोमेटिक है तो उसके लिए जरूरी है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास। लाइक बेंजीन, जैसे बेंजीन के एग्जांपल हमने दिया कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको इक्वेट कर देते हैं 4n+2 = 6। इससे n की वैल्यू निकाला, n की वैल्यू 1 आ गई, तो इसमें n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, राइट। अगर ऐसा आ रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किसी को भी चेक करना है तो इस तरीके से चेक कर सकते। चेक कर लिया? एनीथिंग एल्स, और कुछ है? यस सर मैं सिलेबस का पूछ रहा था कि सर 27 को केमिस्ट्री का पेपर है, तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ओके सर। पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक के बहुत छोटे से पार्ट आ रहे हैं, मैक्सिमम पार्ट तो आपके डिलीटेड हो गए, डिलीटेड है। सर 11th में से कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं? किसमें से? सर 11th के सिलेबस में से। आपके हाइड्रोजन चैप्टर नहीं है, ठीक है ना, हाइड्रोजन चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, और फिर बाकी टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर्स, टॉपिक सब रिमूव हो गए, बहुत सारे टॉपिक रिमूव थे जो मैं आपको बता सर चुका पर हूँ। हाइड्रोजन भी सर पूरा रिमूव नहीं हुआ, उसके टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नहीं, पूरा का पूरा रिमूव हो गया, वो जो फिर से रिवाइज हुआ है ना सिलेबस, वो पूरा का पूरा रिमूव हो गया, ठीक है। आज आपके पास ब्लूप्रिंट और सिलेबस चला जाएगा। और सर एस ब्लॉक है, करना है वो? बेटा है, इनऑर्गेनिक में ही तो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक का ही तो पार्ट है। यस सर। उसके सारे कंपाउंड्स नहीं है, आपके जनरल प्रॉपर्टीज करने, राइट? यस सर। या लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ हम मूव ऑन करते हैं बेंजीन के। एक बात मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक, बिकॉज 12th में ऑर्गेनिक बहुत बड़ा पार्ट है। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक का ही, जब आपका फाइनल का एग्जाम होगा तो मैं ऑर्गेनिक ही पहले चेक करूंगा। अगर ऑर्गेनिक जिसका सही सही है तो मैं बाकी पार्ट में थोड़ा लिबरल हो सकता हूं, अदरवाइज हम पूरे अच्छे तरीके से छानबीन करके आपका पेपर चेक करेंगे। अगर एक भी मार्क्स कट रहा होगा तो आपके कटेंगे, ये ध्यान रहे। इसलिए फोकस ऑन द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पर मैक्सिमम फोकस रहना चाहिए। ऑर्गेनिक जिसका बहुत अच्छा है तो बाकी पार्ट हम उसमें थोड़ा लिबरल हो सकते हैं, थोड़े कुछ
चीजों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं, लाइक कैलकुलेशन को नजरअंदाज कर सकते हैं, लाइक कुछ रिएक्शंस में बैलेंसिंग नहीं हुई उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर ऑर्गेनिक में जरा भी मिस्टेक हुआ तो फिर आपकी कॉपी हार्डकोड चेकिंग होगी, ध्यान रखना आप। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ उसका रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज इन 12th क्लास ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सही पढ़ाई किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। For the properties of the benzene. Properties of benzene. In that particular topic, I have discussed about the structure of benzene. In that particular topic, you did this kind of a structure. In which one p orbital unhybridized left at every carbon and which further overlap to each other to form pi bond, isn't it? याद आया आपको? ओके, ये हमने डिस्कस किया था। And after that, we discuss about the Huckel's rule of aromatization. Aromaticity. In that particular topic, we discuss about the compound who follow these all 3 points of the Huckel's rule will be the aromatic. Aromatic doesn't mean only that particular compound has the specific fragrance or aroma, but they should also follow these 3 points prescribed by the Huckel. And that's why this is called Huckel's rule of the aromaticity. The first point, the compound should be planar. Planar means all carbons should be in one plane, like sp2 hybridization, like that. And second one is compound should be delocalized pi bond, and then after compound should have 4n plus 2 pi electron. These are the different topics I have talked about. The benzene. Moving further, the chemical property of the benzene. These are the different topics I have discussed in the previous class. Okay. Then after proceeding further, the chemical property of the benzene. I mean to say we have to do some specific reaction in that particular topic. The first one is electrophilic substitution reaction. And this is not new, you already did it. Electrophilic substitution reaction is that particular reaction whenever unsaturated carbon is projected in chlorine atmosphere in the presence of FeCl3 or AlCl3 in dark condition. Why not? Light conditions should be taken. Because in light, Cl2 goes under the homolytic cleavage and that will form the free radical. And that free radical doesn't act on the double bond or unsaturation. So that's why we need electrophile here. An entire mechanism you have already done it in the GOC, general organic chemistry, and the byproduct will be HCl. But still, यहाँ पर एक बार मैं डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आपको याद आ जाए.
what will be the mechanism of this reaction? The first step, Cl2 reacts with FeCl3. FeCl3 is acidic. FeCl3, that's why attracts the bonded pair of lone pair of electron towards itself. And this is the main reason to Cl2 dissociate hydrolytically. And here is Cl plus will produce and FeCl4 minus will produce as a byproduct. Cl plus is electrophile and that electrophile attacks on the substrate. Why? Why not FeCl4 minus attacks on the substrate? Because FeCl4 minus has extra electron and this substrate contains double bond. That means spare electron, extra electron. So both electron depend to each other. That's why electron deficient species attacks on this substrate. तो Cl plus इस पर अटैक करेगा. Let's see ये डबल बॉन्ड से वो उससे जुड़ जाता है. ये डबल बॉन्ड इसको अटैक कर रहा है. मैं आपको मेमोराइज करने के लिए बता रहा हूँ. Since डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा. Positive charge will develop here and rest of the bond will remain same. And since this is double bond contain positive charge, that's why it goes under the resonance. Resonance में जाएगा क्यों? क्योंकि positive charge को न्यूट्रल करने के लिए bond इधर शिफ्ट करेगा. H और Cl double bond positive charge, फिर double bond यहाँ पर पहले से है. Again the same thing happens. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा. पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया. कुछ इस तरीके का. अब यहाँ पर इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए देयर इज नो डबल बॉन्ड है. ये डबल बॉन्ड यहाँ तक शिफ्ट नहीं करेगा बिकॉज देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बीच में है. तो दो सिंगल बॉन्ड को स्किप आउट नहीं कर सकता. तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा और इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया. There is the Cl and H प्लस और H प्लस के साथ क्या रिएक्ट किया? FeCl4 माइनस जो टेम्परेरी बना हुआ है it will produce FeCl3 neutral molecule and HCl as a byproduct. This is how every electrophilic substitution reaction takes place in the benzene group, right? तो अभी कई सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा जिसमें आप भी देखेंगे. इसी का टेक द स्क्रीनशॉट. स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम? दो यू ऑलरेडी डन इन द जीओसी, बट अगर आपको कोई समझ नहीं आया स्टेप तो आप पूछ सकते हो. इसी का कंफर्म मी आफ्टर टेकिंग द स्क्रीनशॉट. Done, sir. ओके. एनी प्रॉब्लम? एनीवन? एनी डाउट? नो? तो यस. सर ये साइकिल कंटिन्यू रहती है? रेजोनेंस में? यस सर. हाँ, रेजोनेंस में तो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है. फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलता रहेगा और यही वजह है कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबलाइज होता है. अदरवाइज बीइंग ऑल 3 पाई बॉन्ड ये इसको स्टेबल नहीं होना चाहिए बिकॉज पाई बॉन्ड जहां भी होगा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. ड्यू टू द रेजोनेंस इट बिकम स्टेबल. अगर रेजोनेंस नहीं होता तो स्टेबलाइज नहीं होता. राइट? ओके. ओके सर. Now proceeding further, next electrophilic substitution reaction, and this electrophilic substitution reaction is called halogenation. Why halogenation? Because reaction with halogen group. अब हम इसको नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं और रिएक्शन सेम पैटर्न पे होगा. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा. इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं. सेम पैटर्न पे होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. एक रिएजेंट का चेंज है और कुछ नहीं. एंड दैट हैलोजेनेशन बिकम्स take the example of nitration. Nitration means reaction with NO2 group. Reaction with NO2 group
or reaction in the presence of HNO3 and H2SO4. HNO3 and H2SO4 both should be concentrated. There is NO2 group, substituted group, and as a byproduct H2O will produce. Same pattern पे reaction होगा. कैसे होगा? You need कि what kind of electrophile and how it prepare from the reagent and catalyst. तो यहाँ पर reagent HNO3 है. The first catalyst dissociates. जब भी कोई reaction का mechanism आप लिख रहे हो, तो remember you have to think about first catalyst, then proceed further the reagent, and then after the substrate. ये पैटर्न है. जब तक इस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे मैकेनिज्म विल वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है. तो सबसे पहले कैटलिस्ट किया हमने, H2SO4 को डिसोसिएट किया. H2SO4 being a concentrated, it converts into H plus and HSO4 minus, and then after HNO3. HNO3 का स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं so that कि आपको समझने में आसानी होगी. H plus get attack on the HNO3 group. यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, बट OH वाला ग्रुप जो है वो बड़ी आसानी से इस पर अटैक करेगा बिकॉज H प्लस और OH माइनस मिलकर के H2O बना सकता है. और चूंकि H प्लस इसके साथ जुड़ा टेम्पोरली, तो ध्यान से देखो यहाँ पर जुड़ गया. पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप एट द ऑक्सीजन एंड रेस्ट इज इनसेंट. अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर डेवलप हो जाएगा और H2O एज ए न्यूट्रल प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया. राइट. H2O, and what is the rest product? That is desired product, NO2 plus. This is the electrophile, and that is the need to have to prepare with this both reaction, and that electrophile NO2 group attack at the same fashion as the Cl plus attacks on the benzene group. बिल्कुल वहीं पर चिपका दो NO2 ग्रुप को Cl की जगह, जहां जहां Cl है वैसे ही, और सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं. तो मैकेनिज्म लिखिए. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि Cl प्लस की जगह NO2 प्लस लिख दिया. यहाँ पर Cl को हटा करके NO2 लगा दिया. यहाँ भी जहां जहां Cl है वहां NO2 लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल लिखते हैं NO2, यहाँ पर NO2. और यहाँ बाई प्रोडक्ट H प्लस आया सेम वे, बट यहाँ पर FeCl4 माइनस नहीं है, तो यहाँ पर क्या है HSO4 माइनस एज ए बाई प्रोडक्ट. will produce H2SO4. यहाँ पर न्यूट्रल कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि आफ्टर रिएक्शन will remain same, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. This is the second electrophilic substitution reaction, that is a nitration. इसी का take the screenshot. Any doubt anyone? You can ask. Done, sir. Okay. Any problem? Any doubt in that particular reaction? आप अगर एक इलेक्ट्रोफिलिक कर रहे हो, सिर्फ आपको चेंज आएगा इलेक्ट्रोफाइल बनाने में, बस इतना ही का फर्क है. अदरवाइज रेस्ट आर सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सेम फैशन में रिएक्शन होगा, सेम फैशन. अगर आप एक को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो सही से, तो इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके समझ में आ गया. ओके सर ये रिपीट कर दो एक बार. ओके, आपको रिपीट यही करना है ना, ये दो रिएक्शन. इसको तो समझ में आ गया होगा. सर मैकेनिज्म समझना है एक बार दोबारा. हाँ, मैकेनिज्म की पार्ट कर रहा हूँ मैं कि फर्स्ट टू रिएक्शंस तो समझना है. ये वाला पार्ट तो पहले ही आपको समझ में आ गया होगा, ये भी समझाओ. Cl plus वाला. यस सर. Okay. First, you have to think about. Remember, again I repeat, during the drawing of the mechanism of any reaction, what should the think first? First, you have to think about the catalyst. क्योंकि कैटलिस्ट ही पहले रिएक्ट करेगा, फिर वो रिएक्टेंट रिएजेंट की तरफ जाएगा, देन दैट पर्टिकुलर रिएजेंट अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट. ये तरीका है. तो कैटलिस्ट हमने लिया H2SO4, यहाँ एरो पर लिखा हुआ है H2SO4 H प्लस और HSO4 माइनस में डिसोसिएट हुआ, एंड दैट H प्लस अटैक्स ऑन द रिएजेंट. रिएजेंट इज व्हाट? HNO3. तो HNO3 का हमने यहाँ स्ट्रक्चर बना दिया. इस तरीके का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है,
बट यही वाला ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा बिकॉज यहाँ से OH मिल सकता है और OH और H प्लस H2O बना सकता है। तो यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की पॉसिबिलिटी है। और एक्चुअल रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का एम क्या होता है? टू प्रिपेयर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, टू स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, क्योंकि स्टेबलाइज करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन जरूरी है। तो ये H प्लस इसके साथ जुड़ गया क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो ये ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, तो इससे बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो H2O न्यूट्रलाइज हो गया। बट पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट ऑन द नाइट्रोजन, NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। एंड दिस इज द नीड ऑफ दिस रिएक्शन, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल ही तो चाहिए। NO2 प्लस बन गया। अब NO2 प्लस वैसे ही अटैक करेगा जैसे Cl प्लस किया था, सेम फैशन में, कोई चेंज नहीं है। NO2 प्लस वैसे ही इसके साथ जुड़ा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, बॉन्ड यहाँ आ गया। फिर इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, बॉन्ड यहाँ आ गया। नेक्स्ट स्टेप, जो इंसिडेंस हो रहा है वो फर्स्ट स्टेप में एरो के थ्रू दिखाओगे और उसका इंपैक्ट नेक्स्ट स्टेप में दिखाओगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इसके पास कोई बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, H प्लस विल एलिमिनेट फ्रॉम हियर। तो ये अब ये NO2 हो गया, सब्स्टिट्यूशन डन। अब ये H प्लस को न्यूट्रलाइज करना है, here is the HSO4 minus will get together to produce H2SO4। ये तरीका है, अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? यस Yes, sir. Proceeding next reaction, that is Friedel-Crafts reaction I am talking about. These are the there are two types of the Friedel-Crafts reaction and both reaction is electrophilic substitution reaction. तो उसके बारे में हम बात करेंगे। Friedel-Crafts reaction, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, तो एज इट इज हमने रहने दिया इसको। सी पार्ट, there are two types of Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts alkylation. And what is alkylation? Substitution by alkyl group in the presence of AlCl3 and hydrous. AlCl3 and hydrous, right? अब देखो इसमें कैसे होता है रिएक्शन। बेंजीन ने लिया, CH3Cl लिया, this is the source of alkyl group, that's why you have taken the CH3Cl and you have to take the AlCl3 but in anhydrous condition. अब क्यों anhydrous लेंगे ये भी बताता हूँ आपको। what is the product ये मैं बता देता हूँ आपको। उससे पहले मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। Again you have to think about the catalyst as well as the reagent। तो यहाँ पर catalyst dissociate नहीं हो रहा है, ये reagent के साथ मिलकर के dissociate हो रहा है। CH3Cl, AlCl3। I have talked about this should be the anhydrous। Why anhydrous? Because अगर एक भी water molecule यहाँ पर रहा तो AlCl3 get hydrolyzed to produce AlOH whole thrice like that। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं AlCl3 in the presence of water to produce AlOH whole thrice, and here is AlCl3 is Lewis acid, and we need acid here because acidic nature होगा तभी ये lone pair को अपनी तरफ attract करेगा, because we need the electrolytic cleavage here, because we require the CH3 plus electrophile। तो यहाँ पर electrolytic cleavage होना जरूरी है, तो ये इसको withdraw करेगा तभी हो सकता है। But AlCl3 only is Lewis acid, AlOH whole thrice is not a Lewis acid। तो इस वजह से यहाँ पर एनहाइड्रस लेना बहुत जरूरी हो जाता है, और CH3 plus AlCl4 minus as a by product will produce।
अब CH4 plus CH3 plus is इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको उसी फैशन में रिएक्शन करवाओ जैसे बाकी इलेक्ट्रोलाइट किया था, मैंने वहां पर डाल दिया CH3 हर जगह, एंड टॉलिन विल फॉर्म। दिस इज हाउ। और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? H+ यहां पर आ गया, H+ एंड AlCl4 माइनस AlCl3 प्लस HCl। बस आपको सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एंड हाउ इलेक्ट्रोफाइल विल फॉर्म। दिस इज द मेन। बाकी सेम पैटर्न का रिएक्शन चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक इस रिएक्शन का नाम क्या है? किसका? सर इस रिएक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है अपने ऊपर? फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल FRIEDEL CRAFT फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एंड उसका दो पार्ट है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, FC एल्काइलेशन। FC stands for फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन I am talking about. And what is alkylation? Substitution by alkyl group. And what is alkyl group? CH3 is alkyl group. ओके सर। इसी का टेक द स्क्रीनशॉट। Done? Yes. Yes, sir, done. ले लियो, हो गया, ले लियो। कॉफी पिलाओगे तो प्लीज। मैम चाय लाई है। Now proceeding further, the Friedel-Crafts acylation I am talking about. Friedel-Crafts acylation, and this is acylation, not alkylation, and it is substitution by acyl group, not alkyl group. And what is acyl group? Acyl group is COCH3. This is the acyl group, COCH3. इसका सोर्स क्या है ये बता देता हूं आपको। रिएजेंट भी सेम, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ सोर्स चेंज होगा। CH3 COCl, this is the source. Sorry, मैंने रिएजेंट को कैटलिस्ट को रिमूव कर दिया, इससे लिख देता हूं CH3 COCl, this is the source, and you have to take the AlCl3 again, anhydrous condition. Again AlCl3 attract this Cl towards itself and heterolytic cleavage. COCl3 will produce COCl3 as electrolyte, AlCl4 minus, same pattern पे यहाँ every CH3 की जगह COCH3 डाल दो। हर जगह COCH3 डाल दो। COCH3, COCH3, COCH3 and COCH3. What is COCH3? Acetophenone. If COCH3 attached with the benzene group, that will be the acetophenone. An individual COCH3 is called acyl group. This is how reaction proceeds. CH3 COCl and product will be like that. And byproduct is HCl. This is how Friedel-Crafts acylation reaction takes place. इसी का take the screenshot. Any doubt? Anyone? Done, sir. Okay. Any problem? Any doubt? Anyone? You can ask. No? These are the different reactions that I have discussed in the benzene group. What you have to do? I am giving you assignment today on the basis of this topic, that is benzene. उसको आपको करना है और
जो प्रीवियस असाइनमेंट है वो आप कुछ बच्चे ने सबमिट किया है, बट कुछ बच्चों ने अभी तक सबमिट नहीं किया है। सबमिटेड, उसको सबमिट करो ताकि उसको मैं चेक कर सकूं, राइट। अगर इस पर बेस्ड क्राफ्ट रिएक्शन, क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, एवरी जो रिएक्शन अभी आपने करा है, तो सारे रिएक्शन पर बेस्ड अगर एनसीईआरटी का कंप्लीट द रिएक्शन क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको वो करना है। दैट विल बी योर होमवर्क, ओके। ये आपका होगा। न्यू टॉपिक मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि व्हाट इज द न्यू टॉपिक, पहले मैं इसका एक दो रिएक्शन और बचा हुआ है उसको फिनिश करूंगा, क्योंकि डिफरेंट रिएक्शन, और उसके बाद देन प्रोसीड फॉर द आइसोमेरिज्म टॉपिक, जो आपका सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है, वो हम फिनिश करेंगे। एक दो क्लास उसमें लगेगा आइसोमेरिज्म में, और फिर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के पर डिस्कस करेंगे, ओके। Still you have any problem, you can send the question at the WhatsApp group. अभी आपके पास 1-2 मिनट टाइम है क्लास ओवर होने में, तो आप पूछ सकते हैं। Anyone? पूछना है किसी को? No? Okay. ओके भाई, जाओ फिर ऐश करो।